स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया और उस दावे के मायने क्या है और उसका टेस्ट अब आने वाले दिनों में ही होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें अब दोनों ही पक्षों का टेस्ट होगा। एक तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद या जिस तरीके का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रहा, उसके बाद बीजेपी ने क्या सबक लिया है। इतनी मंथन बीजेपी ने किए, इतनी रिपोर्ट बीजेपी ने तैयार की, उन मंथनों का, उन रिपोर्ट का बीजेपी ने ग्राउंड पर क्या असर किया है। 10 सीटों पर 16 मंत्री बीजेपी ने तैनात किए हैं। जीत के लिए पूरी तरीके से बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि बैठकों का दौर दोनों पक्षों में जारी है। समाजवादी पार्टी भी बैठक कर रही है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद उत्साहित भी नजर आ रही है, कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव एक बार फिर अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस पर जीत का दंभ भरने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कौन किस पर कितना भारी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर अभी देखें तो 5 सीटें इन 10 सीटों में से ऐसी हैं जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास हैं और 3 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। एक सीट निषाद पार्टी के पास और एक सीट आरएलडी के पास है। अब क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी से कुछ सीटें छीन पाएगी या अपनी सीटों को बचाने में कामयाब रह पाएगी? इसी पर आइए करते हैं चर्चा। और सबसे पहले समीर जी, आपको क्या लग रहा है? यूपी पर सबसे ज्यादा हम लोगों ने चर्चा की है। यूपी में क्या चूक हो गई, कैसे भीतरघात हो गया, संविधान बचाने वाला जो मामला था या आरक्षण वाला जो मामला था वो बीजेपी को डेंट कर गया। इन सब से बीजेपी ने कोई सबक लिया है और कौन किस पर भारी आपको पड़ता नजर आएगा? देखिए, जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर टिक गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में समीक्षा बैठक करती रही है और समीक्षा बैठक के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजी गई है। BL संतोष अभी 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे लगातार और संगठन की बैठक करते रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की, उन्होंने संगठन महामंत्री धर्मपाल जी के साथ बैठक की, प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की, उप मुख्यमंत्री दोनों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि जो झटका लगा है उससे अगर उभरना है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरना है, तो ये 10 की 10 सीटें जीतना होगी। हालांकि इसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की रही है, तो पार्टी की पूरी कोशिश है कि अखिलेश यादव जो 37 सीटों की दम पर अगला लोकसभा विधानसभा चुनाव 2027 का जीतने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 5 सीटें अखिलेश यादव को हराकर ये बताया जाए कि जो 2024 का चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में आया था वह सिर्फ एक आंधी थी जो निकल गई है। अब वापिस भारतीय जनता पार्टी का कैडर और जो जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी के फेवर में थे वह फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यह वोट बैंक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ स्थायी रूप से नहीं गया है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों को बहुत गंभीरता से ले रही है। हालांकि उसमें कई सीटें ऐसी है जो अखिलेश यादव की बहुत मजबूत गढ़ मानी जाती है। अखिलेश यादव खुद विधायक रहे, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत आसान नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सारी 10 सीटों पर फोकस कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें अगर जीत जाती तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत उत्साहवर्धक और जिस तरीके से निराशाजनक 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद लगेगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी हारी हुई अपनी जीती हुई 3 सीटें बचा नहीं पाती, उसमें से एक भी सीट और गंवा देती है, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के वाकई में बहुत गंभीर चुनौती होगी और उन्हें बहुत गंभीरता से देखना होगा। हालांकि पार्टी बहुत गंभीरता से इन 10 सीटों का उपचुनाव को ले रही है और पार्टी की पूरी कोशिश है कि 3 जो सीटें जीती थी उनके पास थी वो तो रही रहे, 2 सहयोगी की बची रहे और अखिलेश यादव की जो 5 सीटें उसमें से कम 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीते। तो भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं कि शायद एक सीट उनको मिल जाए उपचुनाव की। अब अखिलेश यादव क्या देंगे, क्या उस सीटों में से कितनी सीट देते हैं, अब ये देखने की बात होगी कि उस गठबंधन के अंदर और क्या सीटों का सामंजस्य होता है। मायावती का रोल क्या होगा इसके अंदर? क्या मायावती उपचुनाव उतनी ताकत से लड़ेगी या मायावती जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को हराने के तरीके उम्मीदवार उतारे थे, तो क्या वैसे ही उम्मीद उतारेगी या वो कोई नया पैतरा चलती है, जो देखना होगा। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से चुनावों को ले रही है और प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली से नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच से जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक होगा वही उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। जो गलती बीजेपी ने कर दी वो गलती बीजेपी दोहराने वाली इन चुनावों में नहीं है। और अनंत जी, अगर इन सीटों को देखें तो 2 सीटें तो इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं। एक तो करहल की सीट जहां से खुद अखिलेश यादव विधायक थे और एक मिल्कीपुर जहां से अवधेश पासी विधायक थे। इस सीट पर बीजेपी जीतने की कोशिश करेगी क्योंकि यही सबसे बड़ा मुझे लगता है एक जवाब हो सकता है बीजेपी की तरफ से पूरे नैरेटिव को जो विपक्ष खड़ा कर रहा है। अब नैरेटिव का उत्तर तो नैरेटिव से ही मिलेगा। मुझे लगता है हार जीत और उपचुनाव के
नतीजों को मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूं। मुझे लगता है कि उपचुनाव तो अधिकतर जो पार्टी शासन में रहती है उनके पक्ष में जाते रहे हैं, ऐसा लगभग इतिहास रहा है। लेकिन मैं विजय जी ने जो एक एनालॉजी बनाई थी ना अलार्म घड़ी वाली, उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। विजय जी, ये अलार्म तो घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान में बजा दिया था, लेकिन अलार्म का ऊपर वाला बटन दबाकर हम सो गए थे फिर जो, तो वो ये हुआ कि उसका परिणाम हमें लोकसभा चुनाव में, और अभी समीर जी बहुत बैठकों से बहुत मुझे लग रहा है कि उसको गंभीर मान रहे हैं। मुझे समीर जी ऐसा नहीं लगता कि इन बैठकों में कुछ ठोस निकल रहा है, रिपोर्टें बन रही होंगी कार्यकर्ताओं के स्तर पर। जब तक मैं आपको बताता हूं कि लखनऊ में एक बैठक हो रही थी जिसमें एक मंत्री बैठे थे, और वहां जब उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया और कहा कि सामने बैठे देवतुल्य कार्यकर्ता, तो एक कार्यकर्ता सामने से खड़ा हुआ और उसने कहा देवतुल्य मत कहिए, चुभता है। तो जब तक इन कार्यकर्ताओं के समस्याओं को, जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप विधायकों को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप मंत्रियों को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप बाहर से आपकी पार्टी में आए लोगों को उनका यथोचित सम्मान रखिए। बाहर से बुलाया अच्छी बात है, उनका सम्मान करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लोग बाहर से आए, जो लोग दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है। जो दूसरी जगह से आते हैं वो फिर क्या करते हैं, मंत्री बनते ही वो पुरानी जगह के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ के चलते हैं, उसका नुकसान आपकी देवतुल्य जन कार्यकर्ता को होता है। तो जब तक इन सब रूट कॉज पर नहीं जाएगी बीजेपी, सिर्फ अपने बड़े बड़े वातानुकूलित दफ्तरों में बैठक करने से कुछ नहीं होगा, आपको कार्यकर्ताओं को एम्पावर करना होगा। आज बीजेपी का विधायक ये कहता है रोता हुआ कि हम थाने में एक चालान हो जाता है, हम उसको नहीं छुड़वा पा रहे। ये समस्या है उत्तर प्रदेश की, ये समस्या है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि बैठकों में अगर इन बिंदुओं पर विचार हुआ है तब तो बड़ी अच्छी बात है, तब मैं उसको गंभीर मान सकता हूं। और अगर इन बिंदुओं पर विचार होके जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो अगर वो दिखता है सामने, अब बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का हूटर आप उतरवा, मतलब हूटर भी नहीं था उनकी गाड़ी में, आपने झंडा उतरवा दिया बीजेपी। देखिए, सत्ता हनक से चलती है, अगर आपका इकबाल और हनक कम हो जाएगा ना तो आप पर अफसरशाही हावी हो जाएगी। और जैसे ही अफसरशाही हावी होगी, आज क्या स्थिति है, किसी को विधायक को अगर सड़क लेनी होती है तो प्रमुख सचिव के पास चला जाता, मंत्री के पास नहीं जाता। तो इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में। मैं इन चुनावों पर, उपचुनाव पर बहुत ज़्यादा मुझे बहुत भरोसा नहीं रहता। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अगर आपको संगठन को मजबूत करना, अगर आपको अपने कार्यकर्ताओं को एम्पावर करना है तो रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस से कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर विजय जी देखें, उपचुनाव अमूमन ये कहा जाता है सत्ता पक्ष यानी जिसकी सरकार होती है उपचुनाव उसी के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है, लेकिन दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी तैयारी देखनी होगी ना। अभी तक कहा जा रहा है तुक्के वाली जीत हो गई, भ्रम वाली जीत हो गई विपक्ष की, झूठ फैलाया विपक्ष ने उसकी जीत हो गई, लेकिन अब जमीन पर ये 10 उपचुनावों के जो नतीजे हैं वो बताएंगे कि रणनीति किसकी स्ट्रांग थी, किसने झूठ बोला और कौन वाकई में जनता के दिल में गया। बिल्कुल ठीक बात है। और आनंद जी ने जिस तरह से पूरे डिस्क्राइब किया ना, उसमें उन्होंने लिटमस टेस्ट को और गहरा कर दिया। जब हम कहें कि आमतौर पे बाई इलेक्शंस जो है सरकार की पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो जीतती है, तो बीजेपी के लिए और मुश्किल काम कर दिया आनंद जी ने कि ये चैलेंज दे दिया कि भाई 10 की 10 जीतने हैं अब आपको। हालांकि अभी तो 3 सीटें हैं उनकी। देखिए, जो बात हो रही है ना, समीर जी ने भी बात की, आनंद जी ने बात की, बात यह है कि क्या आप कोर्स करेक्शन के लिए तैयार हैं। समीक्षा तो ठीक है, समीक्षा तो आप करते रहते हैं, और समीक्षा भी कौन कर रहा है? आप ही अपनी समीक्षा कर रहे हैं। कौन समीक्षा कर रहा है? और फिर समीक्षाओं का कोर्स सिर्फ तो ही कातिल, तो ही सब हाँ, कुछ, मतलब आप कातिल है, आप ही जज है, तो कौन कोर्स समीक्षा कर रहा है? और फिर क्या आज 1 महीने बाद इस कोर्स करेक्शन या समीक्षा का कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है? किसी की अकाउंटेबिलिटी, पनिशमेंट और रिवार्ड की जो पॉलिसी है वो किसी भी संगठन को, कोई भी संस्थान हो, उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है। और जो वो देवतुल्य कार्यकर्ता है उनका भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ भाई, इनकी गलती थी, इनके ऊपर जिम्मेदारी तय की गई, इनको अकाउंटेबल बनाया गया। लेकिन अब आप खुद ही समीक्षा कर रहे हैं, खुद ही रिपोर्ट बनाकर भेज रहे हैं और उसको आपने ही मान लिया है। पूरे इलेक्शन में आप 90 सीट्स हार गए, उत्तर प्रदेश में 30 सीटें हार गए,
लेकिन किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की। केवल ये अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं उन्होंने झूठ फैलाया था, उसको लोगों ने मान लिया, है? ये अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होगी ना। तो ये तो डिनायल मोड जो है ना, गई विजय जी, वो चिट्ठी मुजफ्फरनगर के दोनों नेताओं के बीच में रस्साकसी सामने दिखावे के लिए भी कम से कम कोई प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे देता था। हाँ, तो वो तो अब अपनी इस्तीफा, जिम्मेदारी इसीलिए मैंने लेता कह रहा था। कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, किसी ने जिम्मेदारी तय नहीं की है, तो क्या कोर्स करेक्शन हो रहा है। और जो उन्होंने कहा, आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि घोसी में भी अलार्म बजाता। अब कई बार हम घड़ी में 3-4 बजाते हैं, अब वो नहीं बजा घोसी वाला, तो अब लोकसभा वाला तो जो अलार्म है वो यदि उससे जग जाए तो उससे भी काम होता है। और ये बाई इलेक्शन जो है जगने के बाद एक कड़क चाय है, यदि उससे भी नहीं जागेंगे तो फिर मुश्किल होगा। और इस बार तो मुकाबला, आरती जी, अगर राहुल गांधी जी की भाषा में कहूं, उनके बयानों को संबोधित करते हुए कहूं, तो बब्बर शेर से इस बार बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का सामना होना है। देखिए, मुझे लगता है कि यूपी में जो बाईपोल्स होने वाले हैं उसमें आप योगी फैक्टर को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। योगी जी का जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है, ओवरऑल जो उनकी छवि है, जो प्रोफाइल है, और जिस तरह से इनफैक्ट कई लोग, यूपी के ही लोग कहते हैं कि योगी जी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो चुके हैं, तो उनका भी टेस्ट होगा इस उपचुनाव में। मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा और जो लोकसभा के इलेक्शंस है, बेशक कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होगा, जो लोकसभा इलेक्शंस में जो नतीजे आए उनका इम्पैक्ट ज़रूर होगा, लेकिन विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं और लोग उन मुद्दों को ज़रूर अकाउंट में लेंगे। नैरेटिव की जहाँ तक की बात है कि विजय जी ने भी कहा कि नैरेटिव हार गए बीजेपी वाले, उनका जो नैरेटिव है वो चला नहीं लोकसभा में। क्या वही लोकसभा का जो नैरेटिव था, क्या वही विधानसभा में भी नैरेटिव होगा? मुझे नहीं लगता है कि वो सेम नैरेटिव्स है या सेम इश्यूज और एजेंडाज होंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल राहुल गांधी बेशक वो बड़ी बड़ी धमकियां भी दे रहे हैं, बड़े बड़े क्लेम्स भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस विधानसभा में लोकल लेवल पे लोकल इश्यूज को लेकर क्या वो सीरियस है? क्या उनको हमने देखा कि यही कांग्रेस पार्टी कभी यूपी में इनकी मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन आज की डेट में इनके लिए इनको डिपेंडेंट है सपा पे, समाजवादी पार्टी पे और बाकी पार्टीज पे, कि इनको कहीं फुटहोल्ड मिले या जगह मिले। मुझे लगता है कि ओवरऑल बिल्कुल कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए, लेकिन विधानसभा में ये योगी जी का कितना इन्फ्लुएंस होगा, वो कितना किस तरह की कैंपेनिंग करेंगे, और साथ ही साथ उनका जो लोकल इश्यूज़ को लेकर नैरेटिव है वो कितना मजबूत होगा, उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। प्राची, एक वाक्य मैं जोड़ना चाहता हूँ सिर्फ। अभी विजय जी ने कहा ना कि राम मंदिर उनके पूरे नैरेटिव का केंद्र बिंदु था। वो चुनाव अभियान शुरू होने के पहले था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के मतलब नैरेटिव से राम मंदिर क्रमशः उत्तरोत्तर कम होता चला गया, और अगर वो राम मंदिर होता और उसी गंभीरता से उसको उठाया जाता तो हो सकता है कि चुनाव परिणाम कुछ और होते या नैरेटिव कहीं और जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक, मुझे लगता है, अब विश्लेषण करना बहुत आसान है, उस समय जो लोगों ने निर्णय किया होगा वो बहुत सोच समझ के और समझदार लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से राम मंदिर को सिर्फ नरेंद्र मोदी और 1-2 रैलियों में अमित शाह और जो योगी आदित्यनाथ, इनके अलावा ज्यादातर नेताओं ने राम मंदिर के मुद्दे पे बात ही नहीं की। मैं इसमें एक लाइन जोड़ देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही विकल्प था कि या तो मोदी और मंदिर, या तो दोनों को लेकर चलते, तो भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर छोड़ दिया, मोदी को पकड़ लिया, तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ दिए। मुझे लगता है कि राम मंदिर को भी उतना ही, वो जितना मोदी के नाम पर चुनाव लड़े उतना ही मंदिर को भी स्पेस देते अगर चुनाव प्रचार अभियान में, तो मुझे लग रहा है कि परिणाम थोड़े बेहतर होते हैं। जा रहा था जैसे सरकार की बाकी उपलब्धियों को बताया जाता है, ऐसे ही राम मंदिर को अपने भाषणों में इंक्लूड किया जा रहा था, लेकिन उससे सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी बना नहीं पाई और उसका रिजल्ट देखने को भी मिला। एक तरफ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और
कांग्रेस अपनी अपनी तैयारी देख रही है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस उन सीटों पर चैलेंज करना चाहती है जो सीटें बीजेपी के पास हैं। खैर हो गई, गाजियाबाद हो गई, ये सीटें हैं जो कांग्रेस इन्हें चैलेंज करना चाहती है बीजेपी पर। हालांकि मायावती पर भी अभी सभी की नजरें हैं, क्योंकि मायावती का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे करके एकदम शून्य पर आकर पहुंच गया है। मायावती अब प्रदेश से बाहर निकल रही हैं, एक्टिव नजर आ रही हैं। अपने भतीजे को उन्होंने कमान सौंपी, बैठकें की उन्होंने भी, उपचुनाव वो लड़ेंगी, अकेले उपचुनाव वो लड़ेंगी। और अब वो तमिलनाडु जा रही हैं और तमिलनाडु वो पहुंची हैं जहां पर उनके प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई। वहां उनके परिवार से जाकर मिली हैं मायावती। अब बाहर जाना, तमिलनाडु जाना, तमिलनाडु सरकार पर हमलावर होना, ये मायावती की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसे हम कैसे देखें? क्या इसे सिर्फ इस तरीके से देखें विजय जी कि आपके प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई, आप सांत्वना देने गए हैं, आप परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े होने गए हैं, या सियासी मायने भी इसके निकालें? ये तो एक तो महत्वपूर्ण बात है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई और ऐसे में वो ना निकलें तो सवाल खड़े हो सकते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जैसे आइबरनेशन में हैं तो उससे निकलने के लिए भी एक एक्सक्यूज चाहिए। लोकसभा चुनावों में मायावती जी ने उस तरह से एक्टिव रोल प्ले नहीं किया, जो भी कारण रहा हो बीएसपी का। अब उससे निकलने के लिए उनके पास एक एक्सक्यूज मिल गया तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष की हत्या का। यदि वो वहां से निकल कर भी फिर से एक्टिव होती हैं, ये तो उनको तय करना है कि वो एक्टिव हो रही हैं कि क्या कर रही हैं, या आनंद साहब को एक्टिव कर रही हैं, तो एक मौका है। और जैसा आपने जिक्र किया कि विधानसभा के उपचुनावों में भी यदि वो आना चाहती हैं, या हो सकता है कि नहीं आए, फूलपुर जैसी सीट पर भी शायद इस बार चुनाव है इसमें, तो वो सीट को किस तरह से वो देख रही हैं। तो अब मायावती जी को देखना, एक नुकसान क्या हुआ मायावती जी के वोट बैंक से कि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि बीएसपी यदि चुप रहेगी तो उनका वोट ट्रांसफर होगा बीजेपी को, दलित वोट, और माइनॉरिटी वोट हो जाएगा कांग्रेस या एसपी को। लेकिन उसमें से मेजर वोट, दलित वोट में से भी बड़ा वोट हिस्सा जो है एसपी कांग्रेस को चला गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और मायावती जी की चुप्पी भी लोग मान रहे थे कि बीजेपी के सपोर्ट में है, तो वो भी नतीजा नहीं आया। तो अब उनको शायद सब चीज़ों को किस तरह से देखती है, रीथिंक करती हैं। हो सकता है कि उनकी रीथिंकिंग से क्या वो इनके साथ उत्तर, जिस तरह से तमिलनाडु में जाकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है, उससे ये तो नहीं लग रहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ फिर से जाने वाली हैं। तो क्या वो अब बीजेपी के साथ खड़े होना चाहती हैं या अभी फिर अकेली लड़ाई लड़ना चाहती हैं? अब मायावती देखिए, यूपी में तो जमीन उनकी पूरी तरीके से उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है, लेकिन वो बाहर जाकर इस जमीन को तलाशने की कोशिश तो जरूर कर रही हैं। तमिलनाडु में सरकार पर हमलावर भी नजर आ रही हैं। क्या कहा है मायावती ने, आपको एक बार सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। तो देखिए, मायावती का ये अंदाज, अभी अनंत जी हम ये चर्चा ही कर रहे थे कि ये अंदाज बहुत दिनों बाद मायावती का देखने को मिला। या मैं अपनी मेमोरी की बात करूं तो मुझे याद नहीं आता कि मायावती ऐसे माइक को हाथ में पकड़कर एक जनसभा में इस तरीके से बोल रही हैं। पर्चा पढ़ती हुई नजर आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी अपने पुराने अंदाज में करती हैं। बिल्कुल। और जिस प्रकार से वो हमलावर हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को नसीहत दे रही हैं एमके स्टालिन को, मुझे लगता है कि मायावती शायद अपने जो वो अपने आसपास उन्होंने एक आवरण बना लिया था जिसको तरह तरह से व्याख्यायित किया गया कि भाजपा के मिल गई, भाजपा से डर गई, पता नहीं क्या क्या। और वो उस समय 2000 मुझे नोटबंदी जब हुआ था तब से ही मायावती एक सॉर्ट ऑफ हाइबरनेशन में चली गई हैं। आज उनको 2016 की नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर मायावती जी पर हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो 16 को याद कर रहा हूं, वो आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2016 के बाद से मायावती जी का जो बाहर निकलने का क्रम था, उसके बाद कोरोना भी रहा
और उसके बाद इन चुनावों में भी बहुत कम जगहों पे वो निकली। अगर मायावती अपने इसी तेवर के साथ उत्तर प्रदेश के इस 10 विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में अगर निकलती हैं तो मुझे लगता है कि, और जो तेवर उनके हैं इससे स्पष्ट है, जैसा साक्षी प्राची जी ने भी कहा कि वो INDIA गठबंधन में शायद न जाएं, तो मुझे लगता है कि ये फिर त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में होगा और बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मायावती के इतने बुरे दिन में भी 10% वोटर उनके साथ हैं, अब भी बने हुए हैं। तो उनको और एक आध जीत भी गलती से, जैसा हम लोग और विजय जी अभी बात कर रहे थे कि एक आध जीत भी अगर मिल जाती है तो फिर कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हो जाता है, फिर कार्यकर्ता एकजुट होने लगते हैं, नेतृत्व को भी ये भरोसा होता है कि हाँ कार्यकर्ता उनके साथ है, तो वो दो तरफा मिलके आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, सचमुच का त्रिकोणीय मुकाबला, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि मायावती के वोटर इस बार INDIA गठबंधन में अपेक्षाकृत ज्यादा गए भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा मतलब आंकड़ेबाज जो लोग हैं वो ऐसा विश्लेषण करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार, अच्छा मायावती जी के पास एक और मौका था अभी, जो वहां पर 60-65 लोगों की और मृत्यु हुई है, तमिलनाडु गई हैं, तो अगर वो वहां भी चली जाती हैं, जो जहरीली शराब से मृत्यु, वो इससे बड़ी घटना है। हालांकि कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए संगठन के लिहाज से ये ठीक किया मायावती ने, लेकिन अगर वो उन 65 जहां पर मौतें हुई हैं वहां चली गई तो जाहिर सी बात है कि दलितों को एक बड़ा संदेश जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि बहन जी वहां जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। अब देखिए, जो मायावती के तेवर हैं समीर जी, उनका वापस आना या मायावती का एक्टिव नजर आना, यूपी से बाहर निकलकर तमिलनाडु चले जाना, क्या इसके पीछे की वजह चंद्रशेखर भी नजर आते हैं, जिस तरीके से वॉइड उन्होंने भरा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम दलित वोटर्स के लिए एक चेहरे के तौर पर तो वो भर कर आए। देखिए वो कहावत है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मुझे लग रहा है मायावती के संग वो फिट बैठ रहा है। देखिए 2007 में आप पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाते हो और 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो मायावती बसपा का एक विधायक जीत कर आता है। तो ये कल्पना से परत है कि बिहार उत्तर प्रदेश में जो मायावती और काशीराम ने जो पार्टी बनाई, काशीराम की बहुजन समाज पार्टी, वह एक सीट पर टिक कर आ जाएगी। हालांकि ये ठीक है 10% का वोट बैंक मायावती के साथ रहा है, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, अब आपके प्रदेश अध्यक्ष की अगर तमिलनाडु में हत्या होती है, आप चले जाते हो, मुझे लग रहा है मायावती ने माना कि ठीक किया, लेकिन मायावती अगर हाथरस के मामले में भी अगर चली जाती, जैसे राहुल गांधी गए, वहां मायावती जाती तो मायावती को उसका ज्यादा लाभ मिल सकता था अगर वहां जो लोग मारे गए, क्योंकि वो वोटर तो बेसिकली मायावती के ही रहे, वहां पर जाटो वोट रहे, सब रहे। मायावती को उत्तर प्रदेश में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तमिलनाडु में जाकर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ लोगे। तमिलनाडु में आपका 1.5 से 2% वोट बैंक रहा है। राजस्थान में आपके 3 से 4 विधायक जीत कर आते हैं। जितने विधायक जीतते हैं हर बार वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाहर मायावती अगर जाएगी तो उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है कैडर को कोई बहुत ज्यादा संदेश मिलेगा नहीं। मायावती के लिए तो 10 उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मायावती इन चुनाव को कैसे लड़ती है और आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव के लिए कैसे तैयारी कर रही है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह ठीक है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है तो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आपको वहां जाना चाहिए, उसे जाके ठीक किया। लेकिन मायावती का फोकस मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतने बुरे परिणाम आने के बाद भी मायावती, भले ही 10% का वोट बैंक है, मायावती ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर उस तरीके से शुरू नहीं किया है। नगीना से अगर चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय एक प्रकार से माना जाए, ठीक है वो अपनी पार्टी से लड़े चुनाव, लेकिन जीत उनकी एक प्रकार से निर्दलीय है। वह जीत जाते, वह युवाओं के अंदर आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने भतीजे को पहले कमान देते हो, चुनाव के बीच में कह देते हो कि अभी वो मैच्योर नहीं है, उसको विड्रॉ कर लेते हो, फिर बाद में आप उसको दे देते हो। तो इससे भी आपके डिसीजन पर प्रश्न उठता है कि आप पार्टी को कैसे लेके जाना चाह रहे हो। मुझे लग रहा है मायावती अगर गंभीरता से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति बनने की कोशिश कर रही है तो मायावती को भारतीय जनता पार्टी से भी और अखिलेश यादव और कांग्रेस से बराबर दूरी बना के रखनी होगी और ईमानदार कोशिश करनी होगी कि इन दोनों से अलग अच्छे उम्मीदवार देगी और जनता के बीच जाएगी। मुझे लगता है मायावती का विश्वास अब जनता के बीच खत्म हो गया। यह जनता मान के चल रही है कि मायावती अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ऐसे ही कैंडिडेट उतारती है कि जो अखिलेश यादव इसी फॉर्म से बाहर आना था मायावती को, और उनका ऐसे बाहर जाना, सार्वजनिक तौर पर संबोधित करना, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश मायावती करती हुई नजर आ रही है।